और जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो वही भावना हमारे दिल में उजागर होती है। जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो हमें उस पूरे इतिहास की याद आती है जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास था, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, उसका साहस, उसकी नैतिकता, उसका जो बल था कि ब्रिटिश साम्राज्य उसके सामने झुका। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम उस आधुनिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है जिसने भारत के लोगों को एक राजनीतिक और नैतिक आकांक्षा से जोड़ा, जिसने भारत के लोगों को एक साझा नियति के उत्तराधिकारी, एक साझा भविष्य के निर्माता के रूप में देखा। लेकिन आज की ये बहस मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। जैसे मैंने कहा, ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? हमारा यहाँ मकसद क्या है? जनता से हमें दिया गया दायित्व, जनता का विश्वास, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी, हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। क्योंकि अब इस मोड़ पर हम इस सदन में अपने राष्ट्रगीत पर भी बहस करेंगे। आपने बहस मांगी है, आपने बहस मांगी है। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी, अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। आज देश के लोग खुश नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, परेशान हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, और उन समस्याओं का हल आप निकाल नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, उसका भी बोल लेंगे, समय आएगा तो उसका भी बोल लेंगे, बल्कि कल समय आ रहा है, चुनाव पे चर्चा होगी, उस पे भी बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके भी अपने लोग दबी जबान में कहने लगे हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश का नुकसान हो रहा है। इस बीच अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए
आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, थोड़ा और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, अभी तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूं। मैं उदाहरण दे देती हूँ। सर मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था, महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था, किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं, दे रही हूं। जो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे 1882 में, 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी इस गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक, हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए। ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था और हमारे देशवासी इसको सुनकर वे मन बनाते थे, वे हिम्मत बनाते थे कि इस भयंकर साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे। ये गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है। इस गीत की शक्ति ये है, इस गीत का हमारे देश से जुड़ाव ये है। लेकिन 1930 के दशक में हमारे देश में जब सांप्रदायिक राजनीति उभरी, तब ये गीत विवादित होने लगा। 1937 में, अब ये मैं दूसरा उदाहरण देने वाली हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और गलत किया, इसीलिए मैं इसके जो
सच्चे जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे। तो जो मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और इस चिट्ठी में सुन लीजिएगा, आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है,